हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ओडिशा +2 सेकेंड ईयर सीएचएससी का सिलेबस अकाउंटेंसी का। हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर स्टार्ट कर चुके थे फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। जैसे कि हम पढ़े थे पिछले क्लासेस के अंदर टोटल 3 चीज बनाना सीखेंगे हम। पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके थे, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख चुके थे। आज के क्लास में पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज रिकॉर्ड होता है। राइट, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या क्या लिखे थे, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम सेल्स, है ना। तो यहां पे क्या निकला था, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो निकलेगा ग्रॉस लॉस। राइट, तो ये हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। राइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा या ग्रॉस लॉस हुआ होगा उसको ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट टू द पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान देना, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा कहां पर, डेबिट साइड में, ट्रांसफर होगा कहां पर, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो डेबिट में आया था, ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में। और अगर लॉस होगा तो लॉस कहां पे है, लॉस है क्रेडिट साइड में, कहां आएगा, डेबिट साइड में। क्लियर है, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा वो आ गया ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहां लिखे थे हम, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस वी हैव रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे थे हम सारा डायरेक्ट एक्सपेंस। राइट, अब जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो सब कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर बाकी जितना भी एक्सपेंस हो रहा है सारा का सारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर है, एक्सपेंस या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ऑलरेडी सीख चुके हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा होता है। तो जो चीज डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो सारा क्या होगा, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्लियर है, और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है, ऑल द इनडायरेक्ट इनकम is recorded on the credit side. Right, what is indirect income? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है सेल्स को छोड़कर, सेल्स कहां लिखे हम, सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, तो सेल्स को छोड़कर बाकी कहीं से भी अगर इनकम आ रहा है दोज इनकम आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इनकम। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, मिसेलेनियस इनकम, बैड डेट रिकवर्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये जितना भी इनकम है ये सारा है इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है, तो पीएल में क्या चीज आता है, पीएल में सिर्फ दो चीज आता है, ध्यान देना, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है, बैलेंस करेंगे इसको, अगर यहां पे बैलेंस आया तो दिस इज नेट प्रॉफिट और अगर यहां पे बैलेंस आता है तो दिस इज नेट लॉस। क्लियर है, तो ये जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है दिस इज द अल्टीमेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रियल प्रॉफिट नहीं है बिजनेस का। ग्रॉस प्रॉफिट तो सिर्फ दिखाता है डायरेक्ट कितना प्रॉफिट हुआ, सामान खरीदे बेचे उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, बट पीएल अकाउंट दिखाता है रियल में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एक्सपेंसेस and after considering all the income. Clear, so this is the real profit which is the net profit or net loss. Clear है, ये जो भी net profit या net loss होगा ये कैपिटल में ऐड या लेस होगा। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा और अगर नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगा। क्लियर है, तो पीएल अकाउंट बहुत ही सिंपल है, यू कैन सी
इसमें सिर्फ दो ही चीज आता है और कुछ भी नहीं आता है। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा वो आ जाएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो तो आ गया पीएल में। उसके बाद सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा डेबिट साइड में, सारा इनडायरेक्ट इनकम आएगा क्रेडिट साइड में। क्लियर है? बैलेंस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट में बैलेंस आया तो नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट में आया तो नेट लॉस होगा। क्लियर है? ये देखना, every business is interested in knowing the net profit. The net profit is his income which increases his capital. तो जो भी net profit होगा that will be added to the capital, और अगर net loss होगा तो वो क्या होगा, capital से minus होगा। Clear है? So after preparing the trading account, the next step is to prepare profit and loss account with a view to ascertain net profit और नेट लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है पीएल अकाउंट बनाना। पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। द बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस विच इज ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, सारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा पीएल अकाउंट में। क्लियर है? The expenses shown in profit and loss account are indirect expense. सारा indirect expense को लिखेंगे कहां पर, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। एंड एक्सपेंस आर नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। जो एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कौन सा है, वो एक्सपेंस जो ट्रेडिंग में नहीं लिखे हैं। ट्रेडिंग में कौन सा लिखते हैं, ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के बाकी जितना एक्सपेंस बचा सारा एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। Those revenue या gain and net expense which have not yet accounted in the trading account are shown in the PL account. तो सारा इनकम बोलने से सेल्स को छोड़कर बाकी जितना इनकम हो रहा है, क्योंकि सेल्स को कहां लिख चुके हैं, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं, एक ही बार आएगा या तो ट्रेडिंग में या पीएल में, ठीक है। तो सेल्स कहां लिख चुके हैं, सेल्स हम ट्रेडिंग में लिख चुके हैं, तो सेल्स को नहीं लिखेंगे पीएल में। सेल्स को छोड़ के बाकी कहीं से भी और इनकम आ रहा है या फिर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो सब पीएल में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है पीएल अकाउंट। सिर्फ दो ही चीज आता है इसके अंदर, एक हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड और इनडायरेक्ट इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, वो एक्सपेंस या वो इनकम जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया वो सब इनडायरेक्ट है और वो सब पीएल में आएगा। क्लियर है? फीचर्स ऑफ पीएल अकाउंट। द पीएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें क्या लिखते हैं, सारा एक्सपेंसेस और सारा इनकम लिखते हैं इसमें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। इट इंक्लूड ट्रांजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर and does not contain items of capital nature। ऑब्वियस सा बात है, कैपिटल नेचर का आइटम कहां आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, जो भी रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है वो सब या तो ट्रेडिंग में आता है या फिर पीएल में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करेंट ईयर आर शोन इन इट। जो भी साल भर में इनकम है या साल भर में खर्चा है वो सब यहां पे आएगा। क्लियर? इट इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम रिलेटेड टू करेंट ईयर। करेंट ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या कोई अक्रूड इनकम है तो वो भी पीएल में आएगा। हम पढ़ेंगे ये चीज फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाला चैप्टर जो है, इसके बाद वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, अक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट, सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट एंड इनकम रिसीव इन एडवांस का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये चार चीज अभी भूल जाओ एक बार, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ में नहीं आएगा, इसको इग्नोर करना, बाद में मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट रिलेटेड टू करेंट ईयर। जितना भी खर्चा हम पे किए हैं पुराने सालों में बट इस साल का है,
एंड ऑल इनकम रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट रिलेटेड टू करेंट ईयर। तो बेसिकली जो भी चीज करेंट ईयर से रिलेटेड है वो सब यहां पर आएगा, राइट। भले ही वो पैसा प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ हो या पे हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स में तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ना। एक्रूअल का मतलब होता है कि जो चीज जिस साल का है वो उसी साल में रिकॉर्ड होगा। क्लियर। तो कोई एक्सपेंस या कोई इनकम अगर करंट ईयर का है तो वो करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होगा हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट, नीड फॉर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का जरूरत ही क्या है, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट। ठीक है, देखना। पहला, नॉलेज ऑफ नेट प्रॉफिट। पीएल अकाउंट बना के क्या पता चलता है, बिजनेस का एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट क्या होगा, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होगा। क्लियर है। तो पहला पर्पस है प्रॉफिट या लॉस जानना। क्लियर। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर इज डिस्क्लोज्ड इन द पीएल अकाउंट एंड इज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। हम प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं करेंट ईयर के प्रॉफिट को लास्ट ईयर से। Any decline in profit is a matter of concern for the management and the reason of variation in profit is propped, right? तो करंट ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के साथ, जिससे पता चलता है कितना वेरिएशन हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है करंट ईयर का प्रॉफिट तो हम रीजन फाइंड आउट करते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं कि प्रॉफिट क्यों कम हुआ है, राइट। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी पीएल बनाया जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का खर्चा को हम कंपेयर करेंगे पुराने साल के खर्चा के साथ। इससे क्या पता चलेगा, एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज हुआ है। और अगर इंक्रीज हुआ है तो हम कोशिश करेंगे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का। क्लियर। नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग। प्रॉफिट के हिसाब से ही हम फ्यूचर को प्लान कर पाएंगे। फ्यूचर में हमको क्या करना है ये प्लान करने के लिए बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है ये जानना जरूरी है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय पीएल अकाउंट द फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शंस मे बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। क्लियर है। तो फ्यूचर में हम कैसा काम करेंगे, फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेंगे, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये सब प्लान करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको बिजनेस का प्रॉफिट पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में भी हेल्प होता है, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। जनरली जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हुआ उस पे, राइट। द इनकम टैक्स इज लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन द नेट इनकम। जितना इनकम हुआ उसके हिसाब से टैक्स लगता है। द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर्व एज अ बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग बिजनेस इनकम फॉर द टैक्स पर्पस। क्लियर है। तो पीएल अकाउंट हेल्प करता है बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, और प्रॉफिट के हिसाब से हम टैक्स पेमेंट करते हैं। क्लियर। लास्ट, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट या लॉस अकाउंट से पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो कि अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट को कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। क्लियर है। तो अगर हम पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो बैलेंस शीट भी नहीं बनेगा। ठीक है। 3 चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग तो ऑलरेडी कवर्ड है, आज हम पीएल पढ़ रहे हैं। पीएल के बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या होगा, बैलेंस शीट। ठीक है। तो बैलेंस शीट नहीं बन पाएगा अगर पीएल नहीं बना तो, राइट। तो पीएल बनाने का पर्पस ये है कि हम आगे चल के उससे बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या क्या चीज आएगा, क्या क्या चीज रिकॉर्ड होगा पीएल अकाउंट में। क्लियर है। तो जैसे कि मैं बताया, पीएल अकाउंट में सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होगा पीएल से, ट्रेडिंग से पीएल अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में लिखेंगे सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट में लिखेंगे सारा इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है।
देखना, यू कैन सी द फॉर्मेट वंस। देखो सबसे पहला क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम लाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, सब कुछ ध्यान से देखना। क्या रिकॉर्ड हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। कहां रिकॉर्ड हो रहा है इनडायरेक्ट इनकम, क्रेडिट साइड में। इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं, तुम चाहो तो लिस्ट याद रख सकते हो, बट समझने का बात है, सेल्स को छोड़कर और कहीं से भी इनकम आ रहा है तो वो सारा इनडायरेक्ट इनकम होगा, ठीक है। कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब एग्जांपल है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है, राइट। सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है यहां पर रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। और लास्ट में क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट, या फिर अगर इधर बैलेंस आया तो इट विल बी नेट लॉस। समझ में आ रहा है। तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। क्लियर। तो बहुत सिंपल है, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा डेबिट साइड में, सारा इनडायरेक्ट इनकम आएगा क्रेडिट साइड में। जो भी बैलेंस निकलेगा पीएल में, डेबिट में बैलेंस आया तो नेट प्रॉफिट बोलेंगे और क्रेडिट में बैलेंस आया तो नेट लॉस बोलेंगे। क्लियर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, वो इनकम या वो एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया वो सब इनडायरेक्ट है, और वो सब एक्सपेंस वो सब इनकम कहां आएगा, पीएल अकाउंट में। क्लियर है ये। तो यहां पर तुमको फॉर्मेट दिखा दिया। नाउ वी कैन सी द आइटम्स वन बाय वन। एक एक एक्सपेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। देखना सबसे पहला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस transferred from the trading account to the PL account. The figure of gross profit or gross loss is brought down from the trading account. Clear है। नेक्स्ट, सैलरीज जो है, सैलरी कहां पे आएगा, पीएल अकाउंट में। याद होगा तो जो वेजेस होता है, वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो सैलरी होता है, सैलरी क्या होता है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लियर है। वेजेस हम जो फैक्ट्री के अंदर लेबर काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे उनको पैसा देते हैं, दैट इज वेजेस। वो वेजेस देना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। याद होगा डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जो खर्चा होता है सामान बनाने में, प्रोडक्शन करने में, या फिर सामान खरीद के प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने में जो खर्चा होता है वो सब डायरेक्ट होता है। क्लियर है। तो वेजेस का खर्चा होता है सामान बनाने में, डायरेक्ट है। लेकिन सैलरी हम व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज को देते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज को देते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है। क्लियर। देखना, सैलरीज पेड और पेएबल टू एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम इन रनिंग द बिजनेस आर चार्ज टू पीएल अकाउंट। क्लियर है। तो सैलरीज जो है वो पीएल में आएगा, वेजेस जो है वो कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है। नेक्स्ट, सैलरीज लेस टैक्सेस, ठीक है। देखना ध्यान से क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एम्प्लॉयज अर्निंग सैलरी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट द एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट इनकम टैक्स। एम्प्लॉयर क्या करता है, टैक्स माइनस करता है, ठीक है, फ्रॉम द सैलरीज ऑफ सच एम्प्लॉय। इन सच केस द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी should be charged to profit and loss account. क्लियर है। देखना, सोच लो एक एम्प्लॉय का सैलरी 15 लाख रुपया है, ठीक है। एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, 15 लाख रुपए। अब हम इस पे टैक्स काटते हैं, टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, टैक्स का पैसा काट लेता है। सोच लो एग्जाम्पल में 3 लाख रुपया काट लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 लाख रुपया देंगे किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को 15 लाख नहीं देंगे, 12 लाख देंगे एम्प्लॉय को, और 3 लाख रुपया देंगे किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, टैक्स के नाम का। हम 15 लाख ही दे रहे हैं, लेकिन 15 लाख में से 12 लाख एम्प्लॉय को देंगे टैक्स माइनस करके, और टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देंगे। तो हमारे हाथ से कितना गया समझो,
हमारे हाथ से तो 15 लाख गया, तो हम पीएल में कितना लिखेंगे सैलरी, हम लिखेंगे 15 लाख। समझ में आ रहा है? वी विल राइट 15 लाख। ग्रॉस सैलरी को लिखेंगे पीएल में, ध्यान रखना 12 लाख मत लिख देना। एम्प्लॉय को 12 लाख दिए, 3 लाख सरकार को भी तो दिए हैं। टोटल हमारे हाथ से कितना रुपया गया सैलरी की वजह से, 15 lakhs। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉय विल बी शोन एज अ लाइबिलिटी। जो 3 लाख रुपया हम माइनस किए हैं वो लाइबिलिटी है हमारे लिए, जो पैसा हम फ्यूचर में किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अगर 15 लाख का सैलरी है एम्प्लॉय का, उसमें से 12 लाख हम एम्प्लॉय को देते हैं इन हैंड, 3 लाख रुपया टैक्स काट लेते हैं और वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है? लेकिन हमारे हाथ से सैलरी के नाम पे कितना रुपया जा रहा है, 15 लाख जा रहा है। 12 लाख एम्प्लॉय को दे रहे हैं, 3 लाख रुपया सरकार को दे रहे हैं। तो हम जो है पीएल में कितना रुपया लिखेंगे, हम पीएल में 15 लाख लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सैलरीज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉय का सैलरी होता है उससे क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा माइनस करते हैं। सोच लो 1 लाख रुपए, तो एम्प्लॉय को हम अभी कितना दे रहे हैं, 9 लाख दे रहे हैं, और उसका 1 लाख रुपया हम काट दिए प्रोविडेंट फंड के नाम का। ये पैसा प्रोविडेंट फंड स्कीम में जमा होता है और एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा तब उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। राइट? देखना, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ओल्ड एज, एम्प्लॉय को ओल्ड एज में सपोर्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ओल्ड एज, employers contribution a certain percentage of salary to the employees for the provident fund. The employee is also required to contribute equal amount. तो थोड़ा पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? The share of the employee's contribution to provident fund deducted from the employer from salary and net amount is paid to him. ठीक है? तो जैसे 10 लाख का सैलरी है तो 1 लाख रुपया एम्प्लॉय का काट लेंगे प्रोविडेंट फंड के नाम का, और उसको कितना रुपया देंगे, 9 लाख रुपए देंगे। ठीक है? द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी चार्ज टू पीएल अकाउंट विल बी ग्रॉस सैलरी पेएबल। ग्रॉस सैलरी को पीएल में लिखेंगे। पीएल में कितना आएगा, पूरा 10 लाख आएगा पीएल में। क्यों? क्योंकि 9 लाख रुपया हम एम्प्लॉय को दिए और एम्प्लॉय का सैलरी का 1 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड के स्कीम में जमा कर दिए। ये प्रोविडेंट फंड का पैसा किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को तो मिलेगा रिटायरमेंट के समय। हमारे हाथ से तो 10 लाख गया, तो हम कितना लिखेंगे पीएल में, 10 लाख रुपीस। क्लियर है? प्लस अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा और कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी पीएल में रिकॉर्ड होगा। ठीक है? तो हम देखो उसके सैलरी से तो 1 लाख रुपया माइनस किए, वो 1 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड के स्कीम में डाल दिए। ठीक है? अगर हम अपने मन से 1 लाख रुपया और अपने हिस्सा से जमा किए तो वो भी पीएल में आएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोविडेंट फंड में दोनों लोग पैसा जमा करते हैं, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर भी। एम्प्लॉय का शेयर तो एम्प्लॉय के सैलरी से काट लिए। ठीक है? 10 लाख का सैलरी था, 1 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड का काट दिए, एम्प्लॉय को 9 लाख रुपया दिए, उसका 1 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड स्कीम में डाल दिए। ठीक है? अब हम अपने से भी 1 लाख रुपया और डालेंगे। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हम अपने से 1 लाख रुपया और डालेंगे। ठीक है? तो ये 1 लाख रुपया का क्या होगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये भी पीएल में आएगा। ठीक है? तो देखोगे तो एम्प्लॉय को कितना मिला, एम्प्लॉय के हाथ में आया 9 लाख रुपया आज, और प्रोविडेंट फंड में कितना रुपया जमा हुआ, प्रोविडेंट फंड में 2 लाख रुपया जमा हुआ। कैसे? 1 लाख रुपया एम्प्लॉय के सैलरी से काटे थे और 1 लाख रुपया हम अपने मर्जी से अपने से कंट्रीब्यूट किए थे। क्लियर है? तो नेट में हमारे हाथ से कितना रुपया जा रहा है, देखो ध्यान से, हमारे हाथ से जा रहा है 11 लाख रुपए। क्लियर है? तो ये 11 लाख पीएल में आएगा। 10 लाख रुपया यहां आ गया था पीएल में ग्रॉस सैलरी, ये 1 लाख रुपया और पीएल में आएगा। टोटल पीएल में कितना आएगा, 11 लाख रुपीस। क्लियर है? बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड विल आल्सो बी शोन इन द लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। और ये जो 2 लाख रुपया है ये कहां पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी
साइड में, क्योंकि फ्यूचर में जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा तब हम इसको वो 2 लाख रुपया देने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपया हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है अभी, क्योंकि ये 2 लाख रुपया हम जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा तब देंगे, राइट। तो अभी के लिए लाइबिलिटी है और 2 लाख रुपया लाइबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट के। क्लियर है ये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो सकता है मिल रहा है या इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा। और अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है। देखना, इंटरेस्ट पेड में भी शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। इंटरेस्ट पेज इन एक्सपेंस एज शोन ऑन द डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है। सिमिलरली इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो वो इनकम है, और इनकम है तो कहां आएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है। तो इसको ज्यादा कुछ समझने का बात नहीं है। इंटरेस्ट दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा, और इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो इनकम है, वो क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, डिस्काउंट। सेम, डिस्काउंट भी अगर डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आएगा ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंस है। और अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो इनकम है, आएगा ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है ये। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा। तो ट्रेड एक्सपेंस जो है बिजनेस का खर्चा है, और बिजनेस का खर्चा है तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। क्लियर है। ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस से रिलेटेड छोटा मोटा खर्चा, छोटा मोटा कॉमन खर्चा, उसको हम पीएल में लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है। नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ठीक है, क्या होता है देखना, सम बिजनेस कंसर्न अंडरटेक टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू वर्कर। हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं इन वेरियस ट्रेड्स एंड सम फीस इज चार्ज बाय द बिजनेस कंसर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग्स, और हम उनसे कुछ फीस लेते हैं ट्रेनिंग देने के नाम का। क्लियर है। तो हम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के नाम का, काम सिखाने के नाम का उनसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो दिस फी इज नोन एज अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, जो कि हमारे लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि हम फी चार्ज कर रहे हैं वर्कर से, ट्रेनिंग देने के नाम का फी ले रहे हैं, तो इनकम है, और इनकम है तो कहां आएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में। क्लियर है ये। नेक्स्ट, कमीशन। कमीशन जनरली किसको दिया जाता है, जो हमारे बिजनेस का सेल्स कराता है, सेल्स के बेसिस पे कमीशन देते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और कहां आएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है ये। देखना, समटाइम कमीशन इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। कुछ बार ऐसा भी होता है कमीशन दिया जाता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और अगर कमीशन परचेज ऑफ गुड्स के लिए दिया गया है तो वो कौन सा एक्सपेंस हुआ, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। लेकिन अगर सेल्स के लिए कमीशन दिया जा रहा है तो दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो वो फिर कहां पे आएगा, दैट विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है। तो कमीशन अगर सेल्स के ऊपर है तो वो इनडायरेक्ट है, कमीशन अगर परचेज के ऊपर है तो वो डायरेक्ट होगा। ठीक है, जनरली कमीशन सेल्स के ऊपर ही होता है, तो खाली कमीशन लिखा है तो हम सेल्स के ऊपर मानेंगे उसको। क्लियर है। सिमिलरली हो सकता है कमीशन मिले हमको, हो सकता है कमीशन मिल रहा है, और अगर कमीशन मिल रहा है तो वो इनकम है, इनकम है तो कहां आएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है ये। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। छोटा मोटा खर्चा होता है बिजनेस में, प्रिंटिंग के नाम का बिल प्रिंट करते हैं, इनवॉइसेस प्रिंट करते हैं, फाइल, लेटर पैड्स, इंक, पेंसिल, पेपर, ये सब खर्चा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आएगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है। नेक्स्ट, हॉर्स एंड स्टेबल एक्सपेंस। एक्सपेंस है इनकर्ड ऑन फॉर्डर ऑफ हॉर्सेस एंड वेजेस पेड फॉर लुकिंग आफ्टर स्टेबल आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तो हॉर्स को रखने का खर्चा, हॉर्स को फीड करने का खर्चा, ये सब खर्चा अगर कुछ होता है तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्लियर है। तो अगर कोई खर्चा होता है हॉर्स को रखने का या हॉर्स को खाना खिलाने का, ठीक है, ये सब खर्चा इनडायरेक्ट है। हो सकता है बिजनेस ऐसा हो जहां पे हम हॉर्स पालते हैं
तो ऐसा कुछ खर्चा अगर है तो डेट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? हमको थोड़ा नाम याद रखना है, ज्यादा अंदर घुसना नहीं है। नेक्स्ट, बैड डेट। बैड डेट मतलब जो पैसा डूब जाता है, जो उधारी में हम सामान बेचे थे और जो पैसा डूब गया, इरिकवरेबल डेट, हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, आएगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। देखना, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, राइट, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आएगा पीएल के डेबिट साइड में। क्लियर है? तो जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारे प्लांट एंड मशीनरीज के ऊपर, फर्नीचर्स के ऊपर, जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है वो सब हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आएगा पीएल के डेबिट साइड में। क्लियर है? नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम। हम जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपने बिजनेस में, दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, राइट, और जनरली इंश्योरेंस जो होता है वो कहां पे आएगा, पीएल के डेबिट साइड में। लेकिन अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं गुड्स का खरीदते समय, या फैक्ट्री के बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, फैक्ट्री के मशीनरीज का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो ये सब तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, और फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा डायरेक्ट होता है। क्लियर? तो इसीलिए ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा एंड इट विल रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? तो नॉर्मली अगर खाली इंश्योरेंस दिया है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में आएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस है गुड्स खरीदते समय, या फिर फैक्ट्री के बिल्डिंग का, फैक्ट्री के एसेट्स का, फैक्ट्री के मशीनरीज का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सब आएगा, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और सब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल्स टैक्स। द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इधर विद अ डेबिट। सेल्स टैक्स का या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस। सेल्स टैक्स का मतलब होता है सामान बेचते समय जो टैक्स हम ऐड करते हैं, जिसको जीएसटी बोलते हैं आज के दिन में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है? तो सेल्स टैक्स इज टुडे कॉल्ड एज जीएसटी। ठीक है? द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन द फाइनल अकाउंट डिपेंड्स अपॉन इट्स बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब वो एक्सपेंस है, और उसको हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो इनकम नहीं है। ठीक है? दैट इज नॉट एन इनकम। कभी सेल्स टैक्स इनकम नहीं हो सकता, हमारा कमाई नहीं हो सकता सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स तो जीएसटी का पैसा हमारा कमाई थोड़ी है, जीएसटी का पैसा तो सरकार का कमाई है, हम सरकार को उतना पैसा फ्यूचर में देंगे। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब गवर्नमेंट को पैसा देना बाकी है, सेल्स टैक्स का लाइबिलिटी है, कहां आएगा, बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो जीएसटी का कौन सा बैलेंस है देख लेना। अगर जीएसटी का डेबिट बैलेंस है तो वो पीएल में आ जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है that means that is a liability and to be shown on the balance sheet. Clear है ये? Right. Next, क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक जनरली कहां पे आता है, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना? कहां पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। हम पढ़े ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा कहां पे आता है, एक आता है बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट है, हम पढ़ेंगे आगे चल के, बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। ठीक है? तो हर एक चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है। ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा। ठीक है? ध्यान से समझना ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट एक बार। जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है उसका ना एक ही ट्रीटमेंट होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज दिया है उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, या तो ट्रेडिंग में आएगा, या पीएल में आएगा, या फिर बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है? लेकिन जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ रहता है, मतलब उसका अभी तक एंट्री हुआ नहीं है, और वो कोई भी दो जगह आएगा। ठीक है? कोई भी दो जगह आएगा, या तो ट्रेडिंग में एंड बैलेंस शीट में, या तो पीएल में और बैलेंस शीट में, कोई भी दो जगह आएगा वो। ठीक है? ये रूल हमेशा याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर सब जगह काम आएगा। जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या फिर बैलेंस शीट। ठीक है? लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका डबल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है?
क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो पहला ट्रीटमेंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के बैलेंस शीट में आएगा, कौन से साइड में, एसेट साइड में। क्लियर है ये? देखना, it is important to emphasize the rule that trial balance appearing in the trial balance taken in one and only one place। जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो कोई ना कोई एक जगह रिकॉर्ड होगा। इट मे बी इधर इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इन द पीएल अकाउंट और इन द बैलेंस शीट। सिंस स्टॉक एट द एंड इज एन एसेट, इट विल बी टेकन इन द बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक एक आएगा बैलेंस शीट में और दूसरा जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा हमारे क्वेश्चन में, तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? मैं अभी एक बार पढ़ा देता हूं, समराइज करके लिखा दूंगा क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। देखना, अगर एडजस्टेड परचेज है, एडजस्टेड परचेज का क्या मतलब होता है, देखना, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम परचेज के साथ ऐड लेस कर दिए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में जो ओपनिंग स्टॉक है उसको मैं परचेज में ऐड कर दिया हूं, ठीक है। तो परचेज को बढ़ा दिया हूं और ओपनिंग स्टॉक को कम कर दिया हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको डेबिट करके परचेज को क्या किए हैं, परचेज को रिड्यूस कर दिए हैं। क्लियर है? तो अगर एडजस्टेड परचेज रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। एक बार मैं समझाता हूं तुमको ओवरऑल, ठीक है, ये थोड़ा नहीं समझ में आया होगा अभी। देखना, दो सिचुएशन है। सबसे पहला क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, दिया होगा परचेज और ट्रायल बैलेंस के बाहर देगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये हुआ पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहां दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, एक ही जगह आएगा। कहां पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज, परचेज कहां दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो परचेज कहां आएगा, एक ही जगह आएगा, दैट इज ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया, ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा। क्या क्या, पहला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, और दूसरा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, परचेज दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर और क्लोजिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस के बाहर। क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक आएगा दो जगह, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है। इस बार ट्रायल बैलेंस देगा, इस बार ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, ओपनिंग स्टॉक की जगह क्या रहेगा, एडजस्टेड परचेज, और क्या रहेगा साथ में, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या क्या रहेगा, एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, उसके जगह क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है। और परचेज की जगह क्या रहेगा, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। एडजस्टेड परचेज इज बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या होगा, देखना, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, एडजस्टेड परचेज कहां पे आएगा, वही ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टू एडजस्टेड परचेज,
ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं इसमें, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो। जो क्लोजिंग स्टॉक है कहां है, देखो इस बार ट्रायल बैलेंस के अंदर है। पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था, बाहर था तो दो ट्रीटमेंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन इस बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, और वो ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब है अगर सिर्फ परचेज दिया है, सिर्फ परचेज दिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, ठीक है, परचेज के साथ। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, एडजस्टेड परचेज, ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लियर है? क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, एक ही बात है कि नहीं, ठीक है। देखना, अमाउंट लेता हूं, सपोज ओपनिंग स्टॉक है 10, परचेज है 40 और क्लोजिंग स्टॉक है सपोज 20, ठीक है। तो डेबिट में आया कितना, 50, क्रेडिट में आया 20, ठीक है। अब एडजस्टेड परचेज निकाल के देखते हैं एक बार, एडजस्टेड परचेज कैसे निकले, देना ओपनिंग स्टॉक कितना 10 प्लस परचेज 40 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20, तो एडजस्टेड परचेज कितना आएगा 30, तो मैं यहां लिखूंगा सीधा 30। एक ही बात है, देखो यहां पे डेबिट में आया 50, क्रेडिट में आया 20, तो नेट में डेबिट में 30 तो आया, यहां 50 यहां 20, नेट में 30 ही तो आया डेबिट में, और यहां पर भी आया 30। समझ में आ रहा है? तो दोनों एक ही बात है। अगर परचेज दिया है तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है ये? तो आई होप ये क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करते समय, ठीक है। देखना, तो एडजस्टेड परचेज यही होता है, दिस आइटम अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट इंडिकेट्स दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ हैव बीन एडजस्टेड इन द परचेज। तो परचेज के साथ हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिए हैं। तो अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं है। समझ में आ गया? खाली परचेज दिया है तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। क्लियर है ये? एंट्री क्या होता है, एडजस्ट करने का, ओपनिंग स्टॉक को परचेज के साथ मिलाने का एंट्री, और क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से माइनस करने का एंट्री। क्लियर है? When adjusted purchase are given in the trial balance, the opening stock will not appear in the trial balance, but the closing stock will appear on the debit side of trial balance. वही बोल रहा है, अगर adjusted purchase दिया है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं देगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ होगा। क्लियर है? तो फटाफट से समराइज करते हैं, करना क्या है आखिर। अगर खाली परचेज है तो परचेज तो आएगा, साथ में ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो एडजस्टेड परचेज आएगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है ये? राइट, नेक्स्ट, इन केस एडजस्टेड परचेज विल बी शोन ऑन द डेबिट, वही बोला एडजस्टेड परचेज को कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब इजी पॉइंट है, सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। देखना क्वेश्चन में कई बार हमको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान देना, बहुत सिंपली मैं बता देता हूं इसको। हमको पता है कि वेजेस जो है वो क्या है, डायरेक्ट है, और सैलरी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट है, राइट। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे बोल दे वेजेस एंड सैलरी या सैलरी एंड वेजेस, तो जो नाम पहले है हम उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर वेजेस वर्ड पहले है तो ये डायरेक्ट होगा, अगर सैलरी वर्ड पहले है तो ये इनडायरेक्ट होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये? तो सिंपली एक लाइन में समझना है, जो नाम पहले है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस, जो भी रेंट हम दे रहे हैं, जो भी टैक्सेस हम दे रहे हैं, ये सब क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। तो जो भी रेंट भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, ऑफिस का, शॉप का, शोरूम का, वेयरहाउस का, म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भर रहे हैं, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, सपोज फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, तो फैक्ट्री का रेंट जो है, फैक्ट्री के अंदर का खर्चा सब डायरेक्ट होता है, इसलिए फैक्ट्री का रेंट कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है। तो नॉर्मली जो रेंट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में आएगा। लेकिन अगर फैक्ट्री का रेंट बोला है तो फिर फैक्ट्री का रेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ एनी रेंट इज रिसीव्ड, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो ऑब्वियसली इनकम है, कहां आएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में। क्लियर है। नेक्स्ट, रिबेट, रिबेट मतलब एक प्रकार का डिस्काउंट होता है, और अगर हम अपने कस्टमर्स को कुछ रिबेट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी छोटा मोटा ऑफिस का खर्चा होता है, प्रिंटिंग का, स्टेशनरीज का, ठीक है, ये सब जो खर्चा है सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आएगा पीएल के डेबिट साइड में। क्लियर है। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पहले पढ़े, जैसे कोई हेवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिए, ठीक है, ये सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है। और इसको धीरे धीरे करके हम कहां पर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है। जैसे सोच लो 50 लाख का खर्चा है, तो 50 लाख को लेंगे कहां पे, बैलेंस शीट में, और 50 लाख को सोच लो 5 ईयर में डिवाइड करेंगे, तो हर साल पीएल में कितना लिखते रहेंगे, हर साल पीएल में 10 लाख रुपया खर्चा लेंगे, तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 5 बार पीएल में लेंगे, तब वो एक्सपेंस जीरो होगा। समझ में आ रहा है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको सालों साल बेनिफिट्स देता है, और हर साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा जो है डेबिट करेंगे पीएल अकाउंट में। ठीक है। और जितना पैसा अभी डेबिट नहीं किए हैं, रिमेनिंग पोर्शन को कहां पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। समझ में आ रहा है। तो 50 लाख को कहां दिखाएंगे, यहां पे दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में। हर साल 10 लाख रुपए यहां दिखाएंगे, यहां 10 हो गया तो ये 50 की जगह 40 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर यहां पे 10 दिखा दिए तो ये 40 की जगह 30 हो जाएगा। फिर यहां 10 दिखा दिए तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये जीरो होगा। समझ में आ रहा है। तो 5 साल में 10-10 लाख रुपया पीएल में दिखाते जाएंगे। जैसे जैसे पीएल में दिखाते जा रहे हैं खर्चा को, बैलेंस शीट से उतना उतना कम करते जाएंगे, और 5 साल में 10-10 लाख करके पीएल में आ जाएगा 50 लाख, तो बैलेंस शीट में जीरो होगा। क्लियर है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता है, और धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको पीएल में हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट और परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। व्हेन एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द सोल पर्पस ऑफ बाइंग अ कैपिटल एसेट, सच एन एक्सपेंस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम एसेट को खरीदने के लिए या बेचने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट ये सब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कहां पे ऐड होगा, एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। समझ में आ रहा है। तो पीएल में नहीं आएगा, ना ट्रेडिंग में आएगा ना पीएल में आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में या पीएल में कौन सा खर्चा आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है। अगर एसेट से रिलेटेड खर्चा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट खर्चा, छोटा मोटा जो डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि रेंट, सैलरी, टेलीफोन, ये सब जो खर्चा है ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये सब हम लिखेंगे ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। अब जो भी छोटा मोटा खर्चा बच गया जो कहीं नहीं आया, सब पीएल में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर बिजनेस में हम कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, उससे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो भी हम पीएल में ले लेंगे। अगर इनकम हो रहा है तो पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और अगर लॉस हो रहा है तो वो आएगा डेबिट साइड में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है। तो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन द पीएल अकाउंट। क्लियर है। प्रॉफिट है तो इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट इनकम है वरना इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्लियर। नेक्स्ट, स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स अनयूजेबल पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई रॉ मटेरियल है, कोई फिक्स्ड एसेट है और यूज नहीं होगा, खराब हो गया है, वेस्ट हो गया है, उसको छोटा मोटा प्राइस में हम बेच देते हैं और हमारे लिए क्या है, इनकम है। बेचे तो पैसा आएगा, इनकम है तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या क्या चीज पीएल में नहीं आएगा, तो जो भी पर्सनल एक्सपेंस होता है वो सब पीएल में नहीं आता। क्लियर है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया जा रहा है, अगर ओनर के लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है तो दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, जो कि क्या है, ड्रॉइंग्स है, और ड्रॉइंग्स जो है वो पीएल में नहीं आएगा। क्लियर है। तो कोई भी प्रकार का अगर पर्सनल एक्सपेंस हो रहा है, प्रोप्राइटर के लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, पार्टनर के लाइफ के, उसके फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस हो रहा है, तो ये सब बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये सब पीएल अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये सब ड्रॉइंग्स है। हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको, क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स को। क्लियर है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी पर्सनल एक्सपेंस होता है, क्योंकि इनकम जो है, इनकम किसका है, ओनर का है। तो अगर इनकम बिलोंग्स टू द ओनर, तो उस इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी ओनर देगा, राइट। तो इनकम टैक्स इज ऑल्सो अ पर्सनल एक्सपेंस, एंड इफ इनकम टैक्स इज गिवन इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, और इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स मानेंगे। तो ड्रॉइंग्स मानेंगे मतलब क्या, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करेंगे। क्लियर है। तो ध्यान देना, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, इनकम टैक्स अगर दिया होता है उनको लगता है एक्सपेंस है, और इनकम टैक्स को एक्सपेंस सोच के पीएल अकाउंट में लिख देते हैं। बट इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स है, पर्सनल एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स मानेंगे। और ड्रॉइंग्स मानेंगे मतलब कहां रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, डोमेस्टिक एक्सपेंस, घर का खर्चा है ना, प्रोप्राइटर के घर का टेलीफोन बिल, उसके शादी का खर्चा, उसके बच्चों का एजुकेशन, ये सब पर्सनल एक्सपेंस है, ये सब ड्रॉइंग्स है, ये सब पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है। तो पीएल अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहेगा, ये तो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्लियर है। तो ये सबसे फेमस फॉर्मेट है। एक और फॉर्मेट है जो कि अगर एग्जाम में बोला होगा तो हम बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, पहले क्या लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, सारा इनडायरेक्ट इनकम पहले ऐड होगा, ऑल द इनडायरेक्ट इनकम इज फर्स्ट एडेड। ठीक है, उसके बाद जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। क्लियर है। इससे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर है। तो ये हो गया वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में बोलेगा वर्टिकल फॉर्मेट से करो, तभी हम वर्टिकल फॉर्मेट से करेंगे। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्या क्या एक्सपेंस पीएल में आएगा, कौन कौन सा इनकम पीएल में आएगा, एकदम डिटेल में हम इसको कवर कर लिए हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, पीएल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी एक और क्लास लगेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पूरा क्लियर होगा। क्लियर है। थैंक यू एंड बाय बाय।